मोटाराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रियंका बिश्नोई, चौधरी मोटाराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। क्लास हमारी है B.Ed सेकेंड ईयर। टॉपिक हमारा चल रहा है, सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन, उसमें टॉपिक हमारा चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण। स्टूडेंट 3 प्रदूषण के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। उसी क्रम में स्टूडेंट हम आज पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसकी हमने प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था। पहली परिभाषा रोमन हरी की, उसके बाद में मैक्सवेल की, उसके बाद में विल्सन की, उसके बाद में डेविलियर की और उसके बाद में सिम्पसन की। इन परिभाषाओं को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट कंटिन्यू हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इसमें हम पढ़ते हैं कि शरीर से क्या है कि ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव में है कि शोर से मानव, पशु, पौधे तथा छोटे जंतुओं पर कई घातक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त शोर का प्रभाव वस्तुओं, पुरानी इमारतों तथा क्रॉकरी आदि पर भी पड़ता है। मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है सामान्य प्रभाव, उसके बाद में है मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उसके बाद में है श्रवण संबंधी प्रभाव। सामान्य प्रभाव नंबर 1 हम पढ़ते हैं सामान्य प्रभाव। कि सामान्य प्रभाव क्या होता है। सामान्य प्रभाव क्या पड़ता है कि शोर की अधिकता से मनुष्य सदैव के लिए बहरा हो सकता है। शोर से मनुष्य के मस्तिष्क पर एक मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पित्त संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा शिल्प कलाकृतियों का भी विनाश हो जाता है। शोर उत्पाद के कारण 3 प्रमुख बातें प्रभावित होती है। कौन कौन सी बातें हैं वो 3? सबसे पहले है आराम, उसके बाद में दक्षता और तीसरा है आनंद। पहले इसमें सामान्य प्रभाव में क्या है कि आराम, 3 बातें हैं जो मुख्य बातें हैं जो प्रभावित करती है सामान्य प्रभाव में। आराम, उसके बाद में दक्षता, आराम, दक्षता और क्या है आनंद। आराम, दक्षता और आनंद। आराम क्या है कि शोर के कारण मनुष्य के आराम में अत्यंत विघ्न उत्पन्न हो जाता है। शोर सामान्यतः बातचीत है, टेलीफोन वार्ता तथा वायरलेस वार्ता को प्रभावित करता है। शोर भरे वातावरण में मनुष्य को जोर जोर से बात करने की क्या है कि गंदी आदत पड़ जाती है, जिसके कारण व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है दक्षता। दक्षता क्या है कि जो मनुष्य शोर भरे वातावरण में अधिक समय तक कार्य करते हैं, उनकी मानसिक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के मनुष्य कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। शोर से मानव दक्षता कम हो जाती है। इससे कुंठा उत्पन्न होने से क्या है कि चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या है दक्षता पर प्रतिकूल क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तीसरा है हमारा आनंद। शोर के कारण ध्यान लगाना कठिन हो जाता है, प्रभु आराधना में विघ्न उत्पन्न होता है। शोर मानव चित्त की एकाग्रता को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। शोर के कारण काव्य, संगीत तथा रमणीक स्थलों का सौंदर्य विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार क्या है कि शोर का एक विरोधाभासी रूप है। अचानक तीव्र आवाज, धमाका एवं विस्फोट होने पर थोड़ी देर के लिए क्या है कि कान सुन पड़ जाते हैं। उस समय मनुष्य की क्या है कि श्रवण शक्ति को क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये तो थे हमारे सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव क्या होता है
कि शोर की अधिकता से क्या है, मनुष्य सदैव के लिए क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। शोर से क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का एक मानसिक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पित्त संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं तथा शिल्प कलाकृतियों का भी क्या हो जाता है, विनाश होता है। सौर उत्पाद की मुख्य 3 बातें प्रभावित करती है। कौन कौन सी बातें हैं वो, आराम, दक्षता और आनंद। दूसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सामान्य प्रभाव के बाद में नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है कि जो मनुष्य अथवा प्राणी शोर में अधिक समय तक रहता है, इसके आचरण तथा व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। यद्यपि शोर का आंतरिक प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन क्या है, बाह्य प्रभाव भी पड़ता है। कम सुनाई देता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य झगड़ालू स्वभाव का होता है तथा क्या है कि वह कभी कभी अपना संतुलन भी क्या है, खो देता है। आप देखते होंगे अपने विवाह शादी में जाते हैं या फिर अपने कोई कहीं शोर वाली जगह में जाते हैं, मतलब आप कहीं ड्राइव कर रहे हो जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, उसमें आप शोर सुनते हो, एकदम से ज्यादा शोर होता है, तो आपका क्या है कि सर दर्द होने लग जाता है, दिमाग क्या है कहीं और चला जाता है, मतलब एकाग्रता नहीं रहती। ठीक है। नंबर 3 हमारा कौन सा है, श्रवण संबंधी क्या है, प्रभाव। नंबर 3 है श्रवण संबंधी प्रभाव। श्रवण संबंधी प्रभाव, इसमें क्या है, मनुष्य के लिए अवांछित शोर कष्ट एवं क्या है, खिन्नता उत्पन्न कर देता है। अचानक उत्पन्न उच्च ध्वनियां क्या है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देती है। अधिक शोर के कारण स्वयं भाषण में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं कार्य कुशलता क्या है, घट जाती है। फलस्वरूप त्रुटियां बढ़ जाती है तथा उत्पादन क्षमता घट जाती है। शोर से मांसपेशियों में तनाव आ जाता है और नाड़ी तंत्र में दबाव पड़ता है। उच्च सघनता वाली ध्वनि कान के पर्दों को क्या है, फाड़ सकती है। अधिक स्तर की ध्वनि में अधिक समय तक कार्य करने से क्या है कि मनुष्य बहरे हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का बहरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या है, उच्च शोर में कितने समय तक कार्य कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के, हमने क्या पढ़ लिए, दुष्प्रभाव हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इनका नियंत्रण, कि इसके नियंत्रण के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। क्या है कि अधिकांश कारखानों एवं बड़े उद्योगों से होने वाला शोर क्या है, खतरे से आपूर्ण होता है, जिससे श्रवण शक्ति समाप्त हो जाती है। भारत में लगभग 600 से अधिक वस्त्र उद्योग हैं, जिससे लगभग 10 करोड़ से भी अधिक क्या है कि श्रमिक कार्य करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण से क्या है, प्रभावित होते हैं। वस्त्र उद्योग के बुनाई अनुभाग में 100 डेसिबल से क्या है कि 105 डेसिबल तक की क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जो क्या है मनुष्य के लिए हानिकारक है। कारखानों में होने वाले शोर से बचने के कई उपाय सोचे जा सकते हैं। जिन मशीनों से अधिक शोर उत्पन्न होता है, उनमें क्या है कि साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शोर कम नहीं हो सकता। उसको क्या है, चलाने वाले मजदूरों को क्या है, आवश्यक रूप से ईयरबग, मास्क आदि का उपयोग क्या है कि अनिवार्य कर देना चाहिए। वेल्डिंग से होने वाले शोर को कम करने के लिए रिवेटिंग का प्रचलन क्या है, बढ़ाकर कम किया जाता है। घात पर आई क्या है, स्पीड पाल्सिंग से होने वाले शोर क्या है, रासायनिक सफाई करके कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मशीनों की नियमित सफाई करके तेल एवं ग्रीस आदि लगाकर क्या है कि अत्यधिक शोर को कम किया जा सकता है। मशीन के घिसे हुए भाग को
तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि घिसे हुए कल पुर्जों वाली मशीन अधिक शोर करती है। बड़े बड़े कारखानों में ध्वनि शोधक उपकरणों का क्या है, उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ हमारा क्या है कि ध्वनि प्रदूषण कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। नंबर 5 है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है कि नाभिकीय विकिरण के परिणाम भयंकर और दूरगामी होते हैं। वर्तमान काल में नाभिकीय विकिरण भी एक क्या है, मनुष्य प्रदूषक, एक प्रमुख प्रदूषक बन गया है। क्या है कि वर्तमान काल में नाभिकीय विकिरण भी एक प्रमुख प्रदूषण बन गया है। मानव शरीर के लिए बाह्य और आंतरिक विकिरण दोनों हानिकारक हैं। कॉस्मिक कण आकाश गंगा और अन्य प्रकाश पुंज जैसे बाह्य स्रोत से शरीर तक पहुंच जाते हैं। आंतरिक विकिरण खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होती है। कॉस्मिक कण वस्तुतः आकाशीय प्रकाश पिंडों से पृथ्वी पर बरसते रहते हैं। हल्के कण वायुमंडल में बिखर जाते हैं और भारी कण पृथ्वी की सतह पर क्या है, गिरते हैं। ये कण क्या है कि क्या करते हैं कि कॉस्मिक कण वस्तुतः आकाशीय प्रकाश पिंडों से पृथ्वी पर बरसते रहते हैं। हल्के कण वायुमंडल में बिखर जाते हैं और भारी कण क्या है कि पृथ्वी सतह पर रह जाते हैं। ये कण ऊर्जा युक्त होते हैं और पृथ्वी की सतह पर क्या है कि ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कॉस्मिक कणों की मात्रा और तीव्रता जैसे जैसे क्या है समुद्र तल की ऊंचाई पर जाती है तो क्या है कि बढ़ती जाती है। कॉस्मिक कणों की मात्रा और तीव्रता जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई पर जाती है तो क्या है, बढ़ती जाती है। ये रेडियोधर्मी कण शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर जीवन पर्यंत शरीर में विकसित होते रहते हैं और शरीर को क्या है कि हानि पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद में है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक है कौन कौन से। रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं अणु परमाणु बम विस्फोट, नाभिकीय प्रतिष्ठान, रेडियो अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ, रेडियोधर्मी समस्थानिक और एक्सरे विकिरण के प्रमुख क्या है कृत्रिम स्रोत हैं। भूमिगत परमाणु परीक्षणों से अत्यधिक ऊष्मा और तरंगें उत्पन्न होती है जो झीलों तक सभी पदार्थों को क्या है भस्मीभूत कर देती है। रेडियोधर्मी स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। पहला कौन सा है, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा कौन सा है, प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को 2 भागों में क्या है बांटा जा सकता है। एक तो है कॉस्मिक किरणें और दूसरा है वातावरणीय। कितने भागों में बांटा जा सकता है प्राकृतिक स्रोत को, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, और दूसरा है वातावरणीय, पहला है कॉस्मिक किरणें और दूसरा है वातावरणीय। किसके 2 भाग हैं प्राकृतिक स्रोत के, ये 2 भाग हैं, पहला है कॉस्मिक किरणें और दूसरा है वातावरणीय। कॉस्मिक किरणें क्या होती है, कॉस्मिक किरणें बाह्य अवस्थान से निकलती है जो कि मनुष्य
जो कि वायुमंडल से होकर मनुष्य शरीर पर पड़ती है। एक बार फिर सुन लो, कास्मिक किरणें बाह्य अवस्थान से निकलती है जो कि वायुमंडल से होकर मनुष्य के शरीर पर पड़ती है। सामान्य अवस्था में इसका प्रभाव 35 मिलीमीटर रेड प्रतिवर्ष होता है। जेट विमानों या उच्चावस्थान पर इसकी क्या है मात्रा 300 मिलीग्राम रेड प्रतिवर्ष रूप तक हो सकती है। उसके बाद में है वातावरणीय। वातावरण में कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ विद्यमान होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण करते हैं, जिनका मानव शरीर पर क्या है प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में है दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या होता है कि मानव निर्मित एवं उपयोगी रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वातावरण को क्या है प्रदूषित करते हैं। कुछ आग्नेय शास्त्र मानव विलुप्त हेतु विवश होकर रेडियोधर्मी तत्वों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। मानव हित में भी इन पदार्थों का क्या है उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एक्सरे से शरीर के अंदर क्या है उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाया जाता है। इन पदार्थों से संपूर्ण वातावरण क्या है प्रदूषित होता है, परंतु रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग करने वाले लोगों को क्या है कोई हानि नहीं होती। कृत्रिम रेडियोधर्मी प्रदूषण से निम्नलिखित क्या है कि हानियां होती है। हानियां कौन कौन सी होती है, उन हानियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी हानियां। हानियां कौन कौन सी है। हानियां है कि चट्टानों से यूरेनियम एवं थोरियम निकाला जाता है। अयस्कों की सफाई एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात इनको क्या है पृथक किया जाता है। उक्त प्रक्रिया से के समय पदार्थों से धूल एवं गैस निकलती है जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। दंत एवं चिकित्सा जांच में प्रयुक्त एक बार एक्सरे कराने से शरीर में लगभग 0.02 से 3.00 रेड क्या है रेडियोधर्मी विषाक्तता क्या होती है उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न होती है, एक बार एक्सरे कराने से कितनी 0.02 से 3.00 क्या है विषाक्तता क्या है उत्पन्न होती है। उसके बाद में नंबर 2 है नाभिकीय बमों से विस्फोटों से भारी मात्रा में ऊर्जा प्रकाश ऊष्मा एवं रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रस्फुरण होता है। फलस्वरूप बहुत बड़ा समूह है एक साथ मौत का शिकार होता है। इसका प्रभाव विस्फोटक क्षणों में जीव वनस्पतियों का विनाश करता है। दीर्घकालीन कुप्रभाव से उत्तक क्षरण कैंसर रक्त अस्थि की विभिन्न बीमारियां क्या है पनपती है। चर्म रोग रक्त कैंसर गंजापन अपरिपक्वता मोतियाबंद जेनेटिक उत्परिवर्तन और क्या है कि अपरिपक्व बच्चों के जन्म का बढ़ना और पैदाइशी शारीरिक विकलांगता एवं विलक्षण शरीर वाले बच्चों का क्या है कि जन्म होता है। इन आदि विकिरणों एवं बीमारियां क्या है बार बार रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से ही होती है। इसी के साथ हमारा क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण पूरा होता है। आज अब हम पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा छोटा सा टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्षय या ओजोन परत का रिक्तीकरण आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। ओजोन परत में के क्षय का क्या कारण है। हमारी धरती की सतह से 10 से 15 किलोमीटर के मध्य में ओजोन गैस की एक परत है। इस परत में क्या है ऑक्सीजन भी है। इस परत में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या है ऑक्सीजन गैस ओजोन में बदल जाती है। यह ओजोन परत बहुत विषैली गैस है
लेकिन यह परत हमारे लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को धरती तक नहीं आने देती, बल्कि उन्हें क्या है कि अवशोषित कर लेती है। पर्यावरण में बढ़ते हुए कुछ प्रदूषणों के कारण ऑक्सीजन और ओजोन का संतुलन क्या है, बिगड़ने लगा है। इस संतुलन को बिगड़ने के लिए मानव उत्तरदायी है। और क्या है कि वायुमंडल में क्लोरीन के स्वतंत्र परमाणुओं से ओजोन का बनना बहुत कम हो गया है, जिससे पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा धरती पर आने लगी है। फ्लोरोन गैस ओजोन के लिए उत्प्रेरक के काम आती है और ओजोन अणु को ऑक्सीजन में बदल देती है। उधर पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को ओजोन में बदलता रहता है। इस प्रकार ऑक्सीजन और ओजोन का एक क्या है, नया संतुलन पैदा हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग उद्योग एक घोतक के रूप में किया जाता है। यह गैस रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में प्रयोग की जाती है। यह गैस इन सभी उद्योगों से वायुमंडल में जाती रहती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CI की मुक्त क्लोरीन का स्रोत है। अभी किए हुए विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी 5 से 10% हो चुकी है, लेकिन यह कोई सुरक्षा सीमा नहीं है। हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्या है, कम करना होगा, क्योंकि क्लोरीन को वायुमंडल से हटाने का कोई क्या है उपाय अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमें डिब्बाबंदी पदार्थों पर रोक लगानी होगी, तभी क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्या है, बंद हो सकेगा। रसायन क्या है कि हमें किस पे रोक लगानी होगी, हमें खुद क्या है कि सुरक्षा, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमें क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग क्या है, हमें खुद कम करना पड़ेगा। और क्या है कि क्लोरीन को वायुमंडल से हटाने के लिए क्या है, अभी कोई उपयोग क्या है, वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसलिए हमें क्या है कि खुद इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अब हम पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा है कि रसायनों से मानव की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? रसायनों ने मानव की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ रसायन हमारे जीवन में विष का कार्य भी कर रहे हैं। कुछ हानिकारक रसायन हमारे पर्यावरण में वायु, जल तथा भूमि को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी हैं। वास्तव में अम्ल वर्षा का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाली गैसें हैं, जो इनकी चिमनियों से निकलकर क्या है, वातावरण को अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रसायनों ने मानव की प्रकृति में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ रसायन क्या है कि हमारे जीवन में विष का कार्य करने लगे हैं। कुछ हानिकारक रसायन है जो हमारे पर्यावरण में क्या है कि वायु, जल और भूमि को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण ही क्या है, उद्योगों से निकलने वाली गैसें हैं। और क्या है कि इनकी चिमनियों से निकलकर क्या है, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे आजकल क्या है कि जो ईंट भट्टे चल रहे हैं, उनको क्या है, उन पर सरकार ने रोक लगाई है कि इनको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ईंधन का उपयोग हो रहा है, लकड़ियों को ज्यादा काटा जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इससे उठने वाले धुएं से क्या है, प्रदूषण हो रहा है। ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा। ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है, जो व्हाइट कलर का पत्थर है, सफेद संगमरमर है, वो अब क्या है कि पीलापन उसके अंदर आने लगा है। उस पीलेपन का कारण क्या है, जो अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा ही क्या है कि इससे हमारे जो वातावरण है उसको क्या है, नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे क्या है कि इसने उस पत्थर को क्या है, काला करना शुरू कर दिया है।
फिर हम पढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा का अर्थ क्या होता है, वास्तव में अम्लीय वर्षा होती क्या है। वायुमंडल में संचित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी, ध्यान से सुनना, वायुमंडल में संचित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के समय वर्षा जल से क्या है, प्रतिक्रिया करते हैं। परिणाम स्वरूप वे वर्षा जल को अम्लीय जल में क्या है, परिवर्तित कर देते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन कौन सी गैसें, फिर से सुन लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के समय किसमें मिल जाती है, वर्षा के साथ ही मिलकर क्या है, प्रतिक्रिया करते हैं। परिणाम स्वरूप ये वर्षा को क्या है, अम्लीय जल में परिवर्तित कर देते हैं। वही क्या है, अम्लीय वर्षा है। किसमें परिवर्तित कर देते हैं, वर्षा जल को अम्लीय जल में परिवर्तित कर देते हैं। यही क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के साथ, वर्षा के समय वर्षा के जल में मिल जाती है और परिणाम स्वरूप क्या है, वर्षा के जल को ही क्या कर देती है, अम्लीय जल में परिवर्तित कर देती है। यही क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा जल के साथ मुख्यतः सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवशेष, सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवशेप को अम्ल वर्षा क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। किसको, वर्षा जल के साथ क्या है, सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवशेप को ही क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। सन 1972 में, कब, 1972 में लंदन के मैनचेस्टर शहर में कुछ लोग घरों में बैठे और क्या है कि बरसात में घूमकर सुहावनी बरसात का आनंद ले रहे थे। तो उस समय क्या है, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री रॉबर्ट एच स्मिथ को वर्षा के जल में क्या है कि अम्ल की उपस्थिति का क्या हुआ, आभास हुआ। इन्होंने इसका कारण जानना चाहा। पर्याप्त अध्ययन कर उन्होंने क्या है, निष्कर्ष निकाला कि वर्षा में उपस्थित अम्ल स्रोत ईंधन के जलने से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड। उन्होंने इस प्राकृतिक क्या है कि आपदा का नाम क्या है, अम्लीय वर्षा दिया। इससे उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को क्या बताया उन्होंने, अम्लीय प्रदूषण बताया या अम्लीय वर्षा कहा। ठीक है, अम्लीय वर्षा हमने पढ़ लिया है, अम्लीय वर्षा का अर्थ पढ़ा है, अम्लीय वर्षा के कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम अम्लीय वर्षा के बारे में सिर्फ हमें अम्लीय वर्षा का अर्थ हमें पढ़ना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, कौन सी वो 3 गैसें होती है जिससे क्या है कि वर्षा जल के साथ वो 3 गैसें मिलकर क्या है, अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण है वो अब कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट जो हमने पीछे टॉपिक कर लिए। हमने प्रथम चरण में भी कुछ टॉपिक किए थे, उसके बाद में हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था, तभी हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। हम लगभग 2 यूनिट पहले यूनिट हमने कंप्लीट कर ली और दूसरी यूनिट का हम ये पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने हम बैक में चलते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पीछे क्लियर किए हैं, क्योंकि 1 नवंबर से आपके क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला है आपको, जो आप आगे जो वीडियो बना चुके हैं सर, आपके सामने वीडियो पहुंच चुकी है। ज्योति मैडम और विनोद सर ने भी इसके बारे में चर्चा की है कि हमारे 1 नवंबर से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होने जा रही है। उसमें आपको जितना टॉपिक करवाया गया है, हमने जितनी यूनिट आपको मैंने करवाई है, उन्हीं यूनिटों में से आपके क्वेश्चन आएंगे और इसी
टेस्ट सीरीज के आधार पर ही आपके क्या है कि नंबरों का आकलन किया जाएगा और आगे पढ़ाया। स्टूडेंट, हमारे जो सेकेंड यूनिट का टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पीछे बैक में चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पिछले इतने दिनों में हमने कितना अध्ययन किया है उसके बारे में हम एक बार जानते हैं। हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली थी। पहली यूनिट का टॉपिक कौन सा है? हमने जो पहले यूनिट के टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे वो टॉपिक कौन कौन से थे? हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। पहली यूनिट के हमने सारे टॉपिक किए थे। सबसे पहले आपका टॉपिक है पर्यावरण की अवधारणा। इसमें हमने पर्यावरण की अवधारणा के बारे में, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की अवधारणा के बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी पढ़ी थी। वो परिभाषाएं आप ढंग से याद कर लेना। उसके बाद में हमने पारिस्थितिकी की अवधारणा पढ़ी थी। पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिकी की अवधारणा। उसके बाद में 3 नंबर पर हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और कौन से वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया है। और 3 प्रकार के उपभोक्ता बताए थे इन्होंने। वो उपभोक्ता कौन कौन से थे? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि प्राथमिक कौन से हैं, द्वितीय कौन से हैं और तृतीय कौन से। उसी में हमने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। हमने एक डायग्राम के माध्यम से खाद्य श्रृंखला को पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था मानव और पर्यावरण में संबंध। मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है? प्राचीन काल में आखेट एवं भोजन संग्रह काल पहला काल था। दूसरा था पशुपालन एवं पशुचारण काल। तीसरा था पौध पाल एवं कृषि काल। चौथा काल था विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी काल। इसके बारे में हम सभी 4 टॉपिक के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस तरह ये हमारे जो 4 टॉपिक हैं वो पहली यूनिट के हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आपको वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से क्या है कि नोट्स उपलब्ध करवाए हुए हैं। उन नोट्सों को आप ढंग से पढ़ो और जो आपको समझ नहीं आया वो हमारी वीडियो अपलोड की हुई है। हमारे MRM यूट्यूब चैनल है, उसमें आप हमारी वीडियो को देखो और क्या है कि इन टॉपिक का अध्ययन करो। और जो 1 नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसकी तैयारी करो। उसके बाद में हम दूसरी यूनिट के टॉपिक पे आते हैं कि सेकंड यूनिट में हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे। ये तो था आपका पहली यूनिट के टॉपिक। उसके बाद में दूसरी यूनिट में हमने पढ़ा था, यूनिट सेकंड में हम एक टॉपिक हमारा जो चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम लगातार क्या है कि जो द्वितीय चरण शुरू हुआ था उसमें हम क्या है लगातार प्रमुख प्रदूषण के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। उसमें पहला था, हमने पहले पढ़ा था वायु प्रदूषण। उसके बाद में हमने पढ़ा जल प्रदूषण। उसके बाद में हमने पढ़ा भूमि प्रदूषण। उसके बाद में हमने पढ़ा रेडियोधर्मी प्रदूषण और उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? ध्वनि प्रदूषण। इन 5 प्रकार के प्रदूषण के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जिनके पास हमारे ये जो ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण है इनके नोट्स, पीडीएफ, ये सारा टॉपिक अभी हमारे पीडीएफ के रूप में आपको क्या है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और अम्लीय वर्षा हमने उसके बाद में हमने पढ़ी थी एक अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा था? अर्थ पढ़ा था कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, पहली और दूसरी यूनिट के
टॉपिक मैंने आपको एक बार फिर पढ़ा दिए हैं। एक बार फिर हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि पहले यूनिट में कौन कौन से टॉपिक करवा दिए और सेकंड यूनिट में मैंने कौन कौन से टॉपिक करवा दिए। वायु प्रदूषण का मैंने अर्थ करा दिया, इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं वो भी हमने कर दिए। जल प्रदूषण के अर्थ पढ़ लिया, इसके कारण क्या है और इसके दुष्प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह हमने पांचों के अर्थ और क्या है कि इनका अर्थ, इनके कारण और इनके दुष्प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप इन टॉपिक को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, आप देख लेना मेरे पास इतने टॉपिक है या नहीं है। इन्हें टॉपिक में से क्या है जो मैंने आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो वीडियो मैंने आपको भेजी है, जो वीडियो मैंने अपलोड की है और जो पीडीएफ आपको भेजा है, उसी में से आपका क्या है कि 1 नवंबर को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या है। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक में एक टॉपिक और आपका बच गया था, कौन सा, ये जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के निवारण। ये है फर्स्ट यूनिट के टॉपिक थे। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक में एक टॉपिक हमारा रह गया था जो मैंने आपको बताया नहीं, जिसके बारे में मैंने देखा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक करवाए थे, उनमें से एक टॉपिक आपका बच गया था, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया था। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बारे में आपको क्या है कि मैंने विस्तार से चर्चा की थी। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि के निवारण है, निवारण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और क्या है कि हमारा अभी कोई टॉपिक नहीं बचा है जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में नहीं करवाया है। सेकंड यूनिट में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या है कि आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया था। प्रमुख प्रकार के जो प्रमुख प्रदूषण थे उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो स्टूडेंट आप पहले यूनिट और सेकंड यूनिट के टॉपिक एक बार फिर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर क्या है कि आप इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, तैयारी करो और क्या है कि जो 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने जा रही है उसके बारे में आप क्या है कि इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपको तैयारी के लिए 1 नवंबर से जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या है कि टेस्ट की तैयारी करो और ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सारे टॉपिक मैंने एक बार फिर आपको चर्चा कर ली कि मैंने कितने कितने टॉपिक करवाए थे, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो मैंने टॉपिक करवाया है वो भी क्या है कि इस टेस्ट सीरीज में आएगा। तो स्टूडेंट आप क्या है कि इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और क्या है टेस्ट की तैयारी करना। 1 नवंबर से जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल जल्दी आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपके पास भेज दिया जाएगा। क्या है कि आपको जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी जो टॉपिक है उनको आप क्या है कि ढंग से पढ़ना और क्या है कि इनका अध्ययन करना। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आप टेस्ट की तैयारी करो